नमस्कार। आज मैं आप सबों को ब्रिटिश सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंधों की जानकारी दूंगी। भारत में ब्रिटिश सत्ता एवं देशी राज्यों के मध्य राजनीतिक संबंध हमेशा एक समान नहीं रहे, बल्कि उसमें समय व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहे। भारतीय रियासतों की संख्या 562 थी तथा इनके अंतर्गत 7,12,508 वर्ग मील का क्षेत्र था। इन भारतीय रियासतें अत्यंत छोटी थी, जैसे बिलबारी, जिसकी संख्या केवल 27 थी तथा वार्षिक आय मात्र 8 रुपये, जबकि कुछ रियासतें अत्यंत बड़ी थीं, जैसे हैदराबाद, लगभग इटली के बराबर, जिसकी जनसंख्या 1,40,00,000 थी तथा आय 8.5 करोड़ रुपये वार्षिक। ये रियासतें भारतीय प्रायद्वीप के अल्प उर्वर एवं दुर्गम प्रदेशों में स्थित थीं। विजय प्रक्रिया में कंपनी ने तट के अधिक महत्वपूर्ण भाग, बड़ी बड़ी नदी घाटियों जो समुद्र से सुगमता से जुड़ी थीं, अथवा वे प्रदेश जहां कृषि की उपज बहुत थी और लोग धनाढ्य थे, उनको अपने अधीन कर लिया था। भारतीय रियासतों के अस्तित्व में आने के मुख्य कारण वही थे जिनके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तिशाली बनी। बहुत सी भारतीय रियासतें स्वायत्तता प्राप्त अथवा अर्ध स्वायत्तता प्राप्त इकाइयों के रूप में उत्तर मुगल काल में बनी। कंपनी ने इन्हीं शासकों की दुर्बलता का लाभ उठाया। कई रियासतें जैसे हैदराबाद अथवा अवध और राजपूत रियासतें कंपनी में विलय नहीं की, अपितु उन्होंने केवल कंपनी की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। इसमें कई रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने कई शताब्दियों तक मुगल साम्राज्य का विरोध किया और कालांतर में मराठों का। उनकी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करके रक्षा की। कुछ रियासतें ऐसी थीं जो मराठा संघ को परास्त करने के समय बनाई गई। राजवाड़ों पर ब्रिटिश सर्वोच्च संस्था के विकास को निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटते हैं। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष 1740 से 65 ईस्वी तक। घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी तक। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 57 ईस्वी तक। अधीनस्थ संघ की नीति 1857 से 1935 ईस्वी तक और समानता संगठनात्मक नीति 1935 से 1947 तक। पहला, कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष 1740 से 65 ईस्वी। 1740 से पूर्व कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और उसकी कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं थी। ये आकांक्षाएं 1740 के पश्चात उत्पन्न हुई जब डुप्ले ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अपने व्यापारिक हितों की रक्षार्थ अंग्रेजों ने भी डुप्ले का अनुसरण किया और 1751 में अर्काट का घेरा डालकर अपनी राजनीतिक सत्ता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता और तत्पश्चात बंगाल के नवाबों को अपनी कठपुतली बना लिया। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी और इस प्रकार वह भी गवर्नरों की भांति मुगल सम्राट के कर संग्रह करने वाले गवर्नर के पद को प्राप्त हो गई और इस प्रकार उसे अन्य भारतीय रियासतों की भांति एक बराबर का अस्तित्व मिल गया। दूसरा, घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने के भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेज़ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेज़ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपने रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया और जुलाई 1803 में जॉर्ज बार्लो ने स्पष्ट रूप से यह कहा, कोई भारतीय रियासत ऐसा नहीं रहना चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर न हो अथवा जिसकी राजनीतिक आचरण इसके पूर्णतया अधीन न हो। इस नीति को घेरे की नीति का विस्तार ही कह सकते हैं। वेलेज़ली का अभिप्राय केवल रक्षात्मक था, क्योंकि वह फ्रांस
की चालों से अंग्रेजी प्रदेशों को बचाना चाहता था। इसी आशय से उसने सहायक संधि प्रथा आरंभ की और हैदराबाद, मैसूर, अवध और अन्य छोटी छोटी रियासतें इसमें सम्मिलित की और फिर 1803 में मराठों को और 1805 में होलकर को हराकर अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली। तीसरा, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 57। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 के युद्धों ने कंपनी के और भारतीय रियासतों के संबंधों में एक नया मोड़ दिया। साम्राज्य की भावना जाग उठी और सर्वश्रेष्ठता के सिद्धांत का विकास होना आरंभ हुआ। फरवरी 1814 की उसकी अपनी डायरी में इसी भावना का वर्णन है। अब जो संधियां रियासतों से की जाती थी उनमें पारस्परिकता और मैत्री संबंधों के स्थान पर कंपनी के साथ अधीनस्थ सहयोग और कंपनी की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करने की बात थी। अर्थात अब रियासतों ने अपनी समस्त बाहरी प्रभुसत्ता कंपनी के अधीन कर दी थी, यद्यपि आंतरिक मामलों में वे पूर्णतया स्वतंत्र थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के पश्चात कंपनी का रियासतों के आंतरिक प्रशासन में प्रभाव बढ़ना आरंभ हो गया। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी का स्वरूप ही बदल गया। कंपनी को अपना व्यापार बंद करने की आज्ञा हुई और अब उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करना था। रियासतों के प्रतिनिधि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया कि उन्हें उत्तराधिकार के प्रश्न कर कंपनी की पूर्व आज्ञा प्राप्त करनी होती थी। तदनंतर कंपनी ने उनके मंत्रियों की नियुक्ति में भी हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। बेंटिक ने 1831 में मैसूर, 1832 में कचार, 1834 में कुर्ग और 1835 में जैंतिया रियासतें, ऑकलैंड ने 1839 में कर्नूल और मांडवनी ने 1840 में कोलाबा और जलौन और डलहौजी ने लगभग आधी दर्जन रियासतें, जिनमें अवध, सतारा और नागपुर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें भी सम्मिलित थी, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर ली। चौथा, अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935। 1858 में अंग्रेजी ताज द्वारा सीधे उत्तरदायित्व संभाला लेने पर भारत सरकार और रियासतों के बीच संबंधों की परिभाषा अधिक स्पष्ट हो गई, परंतु महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा ने कुछ अनियमितताओं को जारी रखा। उसमें कहा गया, हम भारत के स्थानीय राजाओं को यह घोषित करते हैं कि हम उन सभी संधियों तथा प्रतिज्ञा पत्रों को स्वीकार करते हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनकी ओर से की गई है और हम उन पर आचरण करेंगे और हम यह आशा करते हैं कि वे राजा भी अपनी ओर से हमें मानते रहेंगे। नीति में यह परिवर्तन राजाओं की राजभक्ति जो उन्हें 1857-58 के विद्रोह के समय प्रदर्शित की उसके कारण आया, जिसमें यह स्पष्ट हो गया था कि राजाओं भविष्य के किसी भी तूफान के समय बांध के रूप में काम आ सकते हैं। 1876 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय राजाओं की अंत परिषद गठन का सुझाव दिया जो वायसराय को सामूहिक मामलों में सहयोग करे। चेम्सफोर्ड ने 1919 के सुधार में राजाओं का संघ या नरेंद्र मंडल की बात कही, जिसका विधिवत उद्घाटन 1921 में हुआ। पाँचवां, समानता संगठनात्मक नीति 1935 से 47। 1935 के अधिनियम में संघीय विधानसभा को अधिक अधिकार दिए गए, लेकिन राजाओं की इच्छा पर यह निर्भर करता था, वह चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकता था। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल के प्रयास से 15 अगस्त 1947 तक 136 क्षेत्राधिकारी रियासतें भारत में सम्मिलित हो गए। 26 अक्टूबर 1947 को जूनागढ़ और 1948 में हैदराबाद का विलय हुआ। इस प्रकार उपरोक्त आलोचनात्मक विवरण से यह स्पष्ट होता है कि 1858 ईस्वी से प्रारंभ होने वाली अधीनस्थ संघ की नीति के कारण जहां ब्रिटिश सत्ता अपनी सर्वोच्चता को प्रभावशाली ढंग से कायम करने में सफल रही, वहीं इस नीति से देशी राज्यों को विलय से मुक्ति तो अवश्य मिल गई, परंतु वे आंतरिक व बाह्य मामलों में अधिक से अधिक ब्रिटिश सत्ता के अधीन होते चले गए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।